अब आप इंटर लेवल पे आ गए हो, थोड़ा सा दिमाग का लेवल ग्रो करो अपना, है ना, थोड़ी मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर और थोड़ी सीरियसनेस लाओ, क्योंकि जिन्होंने अभी से बोथ ग्रुप के लिए सोचा हुआ है, टारगेट सेट, बातें नहीं लीजा, टारगेट सेट है क्या आपका अभी? बोथ ग्रुप है कि सिंगल ग्रुप है? कितने बोथ ग्रुप वाले हैं इधर? बोथ ग्रुप है तो दोनों हाथ नहीं उठाने, हाथ एक ही उठाने। ये सब अभी बोथ ग्रुप का सोच के चल रहे हो। तो बोथ ग्रुप में आपके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं? 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट्स को मैनेज करने का मतलब क्या होता है? आपकी 8 घंटे अप्रोक्सीमेट क्लासेस यहां लगेगी और यही क्लासेस का आपको घर जाकर के मिनिमम 4 घंटे रिवाइज करना होगा। तो ओवरऑल पूरे दिन भर में आपको एटलीस्ट 12 आवर्स देने पड़ेंगे अगर आपको बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो। और फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मैटर करता है। अच्छा, बाय द वे, मैं खुद भी सीएमए ही हूँ, ये तो तुम्हें पता ही होगा। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। डीटी के मेरे मार्क्स जानने, इंटर के अंदर 68 थे और फाइनल के अंदर इट वाज 75 और 6 समथिंग, 75। हमारे टाइम पे डीटी 100 मार्क्स का होता था। तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ा सा मामला इन्होंने आसान कर दिया बहुत। चलो, अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। डायरेक्ट टैक्स सब बताऊंगी। पेपर नंबर है ये आपका, पेपर नंबर 7। डीटी से पहले आप एक इसका साथी पढ़ चुके हो, आईडीटी, राइट? नहीं लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न बताऊंगी। तो अगर डीटी आईडीटी दोनों की अपन बात करते हैं तो आपका पूरा 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स में 50 मार्क्स है आपका डीटी वाला पार्ट और रिमेनिंग 50 मार्क्स है आपका आईडीटी वाला पार्ट, ठीक है। इस 100 मार्क्स में से आपके एमसीक्यू अब हो गए हैं 30 मार्क्स के। 30 मार्क्स का पेपर तो केवल आपको जय माता दी जैसा फाउंडेशन में करके आया। बट ये एमसीक्यूज भी यहाँ पर बहुत अच्छे आते हैं। एमसीक्यूज का लेवल एमसीक्यू जैसा नहीं होता, पूरा सॉल्व करना होता है आपको, ठीक है। हाँ, पूरे सॉल्विंग वाले आते हैं। बचा आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो आपको 70 मार्क्स का आएगा। इसमें अगर मैं डीटी की बात करूं तो डीटी के आपको एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्टिंग के 7 एमसीक्यूज डीटी के होते हैं, मतलब 14 मार्क्स की डीटी आती है एमसीक्यू के अंदर। और रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करें तो 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट टैक्स के आता है, जिसमें से आपके पास ऑप्शन है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। आपके पास टोटल क्वेश्चंस आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें से आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? 5। 5 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में करने के होते हैं। वो 5 आप आईडीटी के करना चाहते हो, डीटी के करना चाहते हो। वैसे आईडीटी के आपके क्वेश्चन ये लास्ट के 3 आते हैं। तो अब ये लास्ट के 3 के साथ आप इधर 2 कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, इधर सारे करके इधर 2 करना चाहते हो, वो सब आपको पता लगेगा एंड में जाकर के। ये सब कुछ एनालिसिस आप एंड में ही कर पाओगे जब आपका पूरा कोर्स खत्म होगा। बस एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब इंटर के अंदर रेगुलर रहना, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं स्टार्टिंग से बोथ ग्रुप का सोच करके बैठते हैं और एंड में जाकर के एक भी ग्रुप नहीं देते। बोथ मतलब सिंगल ग्रुप भी छोड़ो, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल बस अटेम्प्ट शिफ्ट करते रहते हैं। और वो अटेम्प्ट शिफ्ट करना आपके पूरे 6 महीने बर्बाद कर देगा, ठीक है। बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको मैथ्स के लिए बोला था डिफिकल्ट नहीं थी, वैसे ही अपना डायरेक्ट टैक्स, ट्रस्ट मी डायरेक्ट टैक्स डिफिकल्ट नहीं है, पता है। इसको केवल एक हवा दे रखी है और वो ड्यूटी 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 ड्यूटी, कुछ नहीं है डीटी। एग्जैक्टली क्या हुआ? कैलकुलस 2 क्वेश्चन 4 नंबर,
ठीक है, एक सेकेंड, बात नहीं, अब बात नहीं। डीटी को बहुत एक्सेस में हवा बना रखा है, आई डोंट नो व्हाई। क्या होता है डीटी के अंदर, वो सब बाद में बात करेंगे। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। पेपर पैटर्न क्लियर है सबको? ठीक है, अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। डीटी इस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या क्या है? सबसे पहली चीज प्रोविजन। आपको अथा प्रोविजंस पढ़ने हैं इसके अंदर। टोटल है 298 सेक्शंस। लॉ, एग्जैक्टली। डायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो अ लॉ। टोटल सेक्शंस कितने हैं? 298 सेक्शंस। क्या हमें पूरे 298 सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं, आधे आधे पढ़ने हैं। 50 नंबर का हो गया तो आधे सेक्शन पढ़ोगे? आधे इधर आधे फाइनल में। अच्छा, देखो फाइनल में एक अलग भी आता है, इंटरनेशनल टैक्सेशन। वो अलग हो गया बिल्कुल, 40 नंबर का। ठीक है, पहली चीज डीटी के अंदर होता है प्रोविजन। दूसरी चीज एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रोविजंस। और वो एप्लीकेशन कैसे होगा प्रोविजन का? क्वेश्चन से। हम कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसी के ऊपर आपके पूरे डीटी का मार्क्स डिपेंड करता है। और आपके 50 में से 45 नंबर की गारंटी मैं लेती हूँ। मैथ्स के अंदर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था क्या? वो चैप्टर ही छोड़ा था। तो यहां पर भी आपको डीटी के पेपर वाले दिन मैं एग्जाम सेंटर के बाहर मिलूंगी, और एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया, मैं मेरी डिग्री तुम्हें दे दूंगी। रख लो, तुम ले लो, इस पे अपना नाम लिखवा लो। देखो इतना एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ, कुछ कह रहे थे विशाल? चलो ठीक है। सबसे पहला प्रोविजन, सेकंड एप्लीकेशन, क्वेश्चंस के थ्रू जो हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, और तीसरी चीज है प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत पुराना लॉ है। अगर हम इसकी बात करें जीएसटी की, तो ये 2018 में ही आया है। इंस्टीट्यूट के खुद के पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बनाने के लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो ये कब आया था? 1961 के अंदर। इंस्टीट्यूट के पास एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बनाने के लिए। किसी भी तरीके से आपको मोल्ड कर सकता है, सीए के क्वेश्चंस उठा सकता है, किसी भी वे में आपके पास क्वेश्चंस आ सकता है। तो इस पे नहीं, सीए का तो नहीं पढ़ना है। देखो ये भी गलती होती है एक्चुअली, मैक्सिमम जगहों पर यही होता है, आपको सीए के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जबकि अपने इधर सीए का नहीं आता है। वो मैं करवाऊंगी ना, तुम्हें क्यों हेडेक लेनी है? तुम्हारी हर एक चीज की जिम्मेदारी मेरी होगी। एग्जैक्टली 45 नंबर। अब पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले तो पूरे जो आपके नोट्स होंगे वो हैंड रिटन होंगे। आपको क्लास में पूरी डीटी लिखनी होगी। हाँ, पूरी डीटी लिख करके करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें प्रिंटेड नोट्स पकड़ा दूंगी और उसको मैं रटती रहूंगी, बोलती रहूंगी, तो तुमको नींद आएगी, तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। लॉ है, प्रोविजंस हैं, पूरा एक्ट की चीजें जो तुम्हें याद करनी है सब कुछ। ठीक है, साथ साथ में लिखोगे, लिखते समय दिमाग एक्टिव रहेगा। हैंड रिटन नोट्स होंगे अपने पूरे डीटी के। हाँ, यही हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, और प्रिंटेड भी मिलेंगे। डीटी के प्रोविजंस आपको याद करने हैं, और वो याद करे हुए प्रोविजंस को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। जैसे कहीं पर लिमिट, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, अपन कंप्यूटेशन करेंगे, आज टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं। मान लो किसी की इनकम कितनी है, वो तो तुम्हें नंबर्स में ही दिया रहेगा ना। मान लो तुम्हारी इनकम 10 लाख है, तुम इंडिविजुअल हो, सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, 2.5 लाख तक तुम पर कोई टैक्स नहीं लगता, अगर मैं ओल्ड रिजीम के ऊपर जाती हूँ तो।
उसके बाद में टैक्स लगा करके हमको कंप्यूटेशन करनी है, तो पूरा प्रैक्टिकल हो गया। कंप्यूटेशन कैसे करनी है, वो रेट्स तुम्हें याद करनी है, तो वहां थ्योरी भी आ गई। 2.5 लाख के ऊपर कितने तक मुझे 5% लगाना है, फिर मुझे 20% लगाना है, 30% लगाना है, क्या करना है, कहाँ मुझे 50,000 की ऑफ देना है, कहाँ पर मुझे 1 लाख का ऑफ देना है, कहाँ पर चिल्ड्रन की लिमिट दे रखी है। चिल्ड्रन की लिमिट दे रखी है तो 100 रुपए दे रखे हैं कि 200 रुपए दे रखे हैं, 2 चिल्ड्रन है कि 3 चिल्ड्रन है, कब पैदा हुए वो भी डेट दे रखी है। तो बहुत सारी चीजें याद करनी है आपको। ठीक है लीजा, वो इधर ही। अच्छा, मुझे लगा कहीं। हाँ, तो पहली चीज, नोट्स हमारे रहेंगे पूरे हैंड रिटन। दूसरी चीज, एक रिवीजन तो आपका क्लास में ऑन द स्पॉट होता ही है, क्लास के एंड में। अगले दिन भी आपका जो पिछली क्लास में पढ़ाया वो अगले दिन होगा, जैसा मैथ्स में होता था। नेक्स्ट क्लास में आपसे पिछली क्लास का मैं आकर के सारा पूछूंगी, और इसमें जरूरत भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पूरा आपको थ्योरी याद करनी है। किसी दिन किसी की क्लास मिस हो जाए तो उस दिन बैकअप देख लेना, बिना बैकअप देखे मत आना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ड्यू टू एनी रीजन आप क्लास नहीं ले पाओ, कुछ भी हो, बैकअप देख के आना प्लीज। एक भी प्रोविजन मिस हुआ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम मॉड्यूल के, एक एक क्वेश्चन, प्लस आपको जो बूस्टर बुक मिलेगी। आपको बूस्टर बुक मिलती है इधर डीसीसी पे, जिसमें आपके एमटीपी होती है, आपकी आरटीपी होती है, आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आपके एमसीक्यू होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होता है, सब कुछ होता है। और इस बार मैक्सिमम एमसीक्यूज बूस्टर बुक से थे, मैक्सिमम एमसीक्यूज। मतलब मैं अगर पूरे 8 पेपर की बात करूं तो 8 पेपर में आपके अधिकतर एमसीक्यूज जो थे वो बूस्टर बुक से थे, अधिकतर एमसीक्यूज। ठीक है, क्यों है ऐसा, देखो कुछ खास नहीं करा उस बुक के अंदर, लेकिन क्योंकि पूरा पिछला मटेरियल उठा लिया इतने सालों का, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो आना ही था ना, बस। अब नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होगा, हर चैप्टर के बाद। बेसिक्स खत्म करेंगे, बेसिक्स का टेस्ट होगा। टाइप्स ऑफ पर्सन पढ़ेंगे, उसका आपका टेस्ट होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब। सैलरी पढ़ेंगे, उसका टेस्ट होगा, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सबका टेस्ट होगा हर चैप्टर के बाद में, और वो देना मैंडेटरी है। बिल्कुल जैसे पहले, यहां पर ही होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, एमसीक्यू भी आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा। देखो हरी अब है ना, थोड़े से बड़े हो जाओ। ये डीटी के लिए काफी है, नहीं ये पूरी बुक रखो। हाँ, ये पूरी रखो। टेस्ट देना सबके लिए मैंडेटरी है। ओके, ये तो हो गई अपनी बात कि हम पढ़ेंगे कैसे। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। क्या होता है इनकम टैक्स? हाँ, लीजा कुछ कहना चाह रही है। लीजा, क्या होता है इनकम टैक्स? जितनी इनकम अर्न करता है। एनीबडी एल्स? डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, फिर ब्लैक मनी क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है? हाँ विशाल, इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स कहते हैं। और कोई? एक्सटॉर्शन? एक्सटॉर्शन क्या होता है? फिरौती। काव्या, आज की तारीख में अगर तुमने 2 लाख रुपए नहीं जमा कराए ना, तो मैं तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लूंगा। ऐसा करती है क्या सरकार? टैक्स के लिए?
मैं इधर एक्सटॉर्शन नहीं यूज करूंगी। अंडर एनी लॉ। अच्छा, जनरली देखा जाए तो एक्सटॉर्शन क्या होता है? फिरौती, वसूली, एग्जैक्टली। वो वसूली कब जाकर के होती है? जब तुम हद से ज्यादा ढीठ हो जाओ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पहली बार में गवर्नमेंट जो है वो वसूली पे नहीं उतर जाती है। पहली बार गवर्नमेंट आपको बहुत बार तो देखो नोटिस भेजती रहती है नोटिस आपको। अब तुम बिल्कुल ढीठ बन करके उन नोटिस का रिप्लाई नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, तो फिर तुम पर केस होता है, तुम्हारी सारी वो लीगल चीजें होती हैं। ओके, बात करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स। लिखो, हेडिंग लगाओ। इनकम टैक्स एक्ट 1961। डीटी में यही होता है क्या सबसे पहले? हाँ, डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक इनकम टैक्स आता है और एक ब्लैक मनी एक्ट आता है। डीटी क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। प्री ऑक्यूपाइड जानकारी को 2 मिनट के लिए रोक दो, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं। हाँ, देखो एक चीज ना, एक जनरल जानकारी, कहीं पर भी अगर हम प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट से जाते हैं ना, तो हम उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाते। राइट? आज अगर मैं किसी जगह घूमने जा रही हूँ मान लो, और मुझे पहले से ना ये सुनने में आ गया कि यार वो जगह अच्छी नहीं है, तो मैं उधर इतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। उधर एक्चुअली में जाओ, देखो, क्या पता तुम्हें कुछ नया मिल जाए। तो प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट रखना मेरे नजरिए में तो गलत है। बाकी तुम आगे जाकर के प्रोफेशनल बनोगे, तो प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है। और प्रोफेशनलिज्म होने के लिए सबसे पहले होता है एथिकल होना। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई फॉलो नहीं करता है, तो वो इंसान प्रोफेशनल नहीं है। डिग्री सबमिट कर देनी चाहिए उसको, सरेंडर कर देनी चाहिए। चलो, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्ट आया कब? 1961 में। एक एक करके इन तीनों शब्दों को पढ़ेंगे अपन। एक्ट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, इनकम क्या होती है। क्योंकि जब इसको अच्छे से समझेंगे ना, तभी तुम्हें ये एक्ट समझ में आएगा। ओके, सबसे पहली चीज, एक्ट क्या होता है? एक्ट, पार्लियामेंट जो बिल पास करती है उसे एक्ट बोला जाता है। पार्लियामेंट जो बिल पास करती है, एक्ट क्या होता है? हर्षिता? हाँ जी, परीक्षा? बिल्कुल। जो भी लॉ जो भी लॉ क्या होता है आपका, पार्लियामेंट पास कर देती है, तो पार्लियामेंट के पास होने का मतलब प्रेसिडेंट का साइन। एट लास्ट साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में एक लॉ क्या बनता है आपका? एक्ट बनता है। सबसे पहली लाइन यही लिखो, एक्ट इज लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। लॉ, बिल के अंदर क्या होता है? आपके लीगल प्रोविजन ही लिखे जाते हैं। एक्ट इज लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। लॉ। इसीलिए हम इनकम टैक्स लॉ नहीं पढ़ते हैं, हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट है ये आगे तुम्हारे जीवन के अंदर। अकाउंट्स एक बार को काम नहीं आए, फाइनेंस काम नहीं आए, पता नहीं तुम्हारी नौकरी कौन से डोमेन में लगेगी, बट इनकम तो हर किसी को कमानी है। कहीं पर भी नौकरी करोगे, इनकम कमाओगे, और बीइंग अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किसी और से अपनी रिटर्न भरवाओगे तो गंदा फील होगा, है ना? लास्ट में केवल साइन किसी और के चाहिए,
वो अथॉरिटी हमें नहीं दी है अभी, कब मिलेगी? मुश्किल है मिलना, मुश्किल है, नहीं मिलेगी वो अथॉरिटी। सीएम है इसको, जीएसटी के अंदर दे दी अथॉरिटी, जीएसटी में आपको अथॉरिटी है, आप अपना स्टैंप लगा सकते हो, अपना साइन कर सकते हो। तो एक्ट इज लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या होता है ये सब कुछ हमें पढ़ना है। एक्ट के अंदर होते हैं रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड जुडिशियल डिसीजंस। आपको लिखना है, सारा लिख लिया। एक्ट में क्या क्या कवर होता है? रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड जुडिशियल डिसीजंस। रूल्स हमें पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन हमें पढ़नी है, सर्कुलर हमें पढ़ने हैं। ये सब हम पे एप्लीकेबल होता है पास्ट 6 मंथ्स तक का। अमेंडमेंट्स जिसे आप बोलते हो ना कि इस बार हमारे अटेम्प्ट के लिए क्या अमेंडमेंट्स हैं, वो अमेंडमेंट्स यहीं से पता लगते हैं, नोटिफिकेशन से, सर्कुलर से। ओके, और हम पे एप्लीकेबल होते हैं पास्ट 6 महीने के अमेंडमेंट्स। ठीक है, ओके। कोई डिफरेंस बता सकता है रूल्स, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर के अंदर? जुडिशियल डिसीजन को एक बार साइड रख दो। रूल्स, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स के बीच में डिफरेंस कभी सुना है नाम? रूल्स का नाम सुना है, नोटिफिकेशंस तुम्हारे इंस्टीट्यूट की नहीं, नोटिफिकेशन मतलब बताना, और सर्कुलर मतलब ठीक है, लिखो। सबसे पहला आ गया रूल्स। तो देखो रूल्स क्या होता है, आपने एक्ट तो बना दिया, नो डाउट। आज मैंने अपनी मर्जी से कोई भी एक्ट बना दिया, उस एक्ट का 3 बॉडीज होती है, बचपन में पढ़ के आते थे ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। राइट, एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जो एग्जीक्यूट करवाती है। और ये लॉ बनाने का काम किसका है? जुडिशरी या लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव। लॉ बनाया किसने? लेजिस्लेटिव बॉडी ने। अब उसने तो लॉ बना करके अपना काम खत्म कर दिया, वो लॉ इंप्लीमेंट कैसे होगा? एग्जीक्यूटिव को इंप्लीमेंट करना है ना, तो इस बात में भी डिस्कशन कौन देता है? लेजिस्लेटिव को ही बताना पड़ेगा तुम्हें ये लॉ ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। तुमने इनकम कमा ली, ठीक है, मान लेते हैं अपन भाविका ने इस साल 10 लाख की इनकम अर्न कर ली। मुझे ये पता है कि इसकी 10 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, पर मुझे ये नहीं बता रखा मुझे कैसे इससे वो टैक्स लेना है, कब लेना है, ये नहीं देगी तो मुझे क्या करना है, वो सब भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो ये क्लैरिफिकेशंस कहां से आती है? पूरी रूल्स। तो रूल्स आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। अब देखो रूल्स हमारे कब आए? 1962 के अंदर। पहले 1961 में एक्ट बना दिया, उसके बाद बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ कि ये सारी चीजों को अप्लाई कैसे करा जाए, कैसे हम टैक्स की रिकवरी करें, कैसे, क्या ड्यू डेट हमको रिटर्न फाइल करना है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। 7 तरीके की रिटर्न दे रखी है तुमने, तो हमें कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? मैं सैलरीड नहीं हूं, मान लो मैं मैं अपने बिजनेस के अंदर आती हूँ, तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी है? बिजनेस में भी बहुत सारी अलग अलग होती है। मैं कमीशन एजेंट हूं, तो मैं कहाँ जाऊं? ये सारा क्या होता है आपका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, और वो रूल्स में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस क्या होती है? जो आपका सीबीडीटी इशू करता है। सीबीआईसी क्या होता है? बिल्कुल, वैसे ही डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सी बॉडी है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन इशू करता है सीबीडीटी। किस चीज के लिए? अगर लॉ में कोई भी चेंज आना है,
लॉ के अंदर अगर आपको कोई भी चेंज लेकर के आना है लॉ या रूल्स के अंदर, तो उसके लिए नोटिफिकेशंस इशू करी जाती हैं। वैसे तो निर्मला सीतारमन जी हर साल में एक बार आकर के बजट के अंदर बहुत सारी बातें बोल करके जाती हैं, बट अगर वो बजट के अलावा कोई चेंजेस करने हैं उनको तो नोटिफिकेशंस के थ्रू बताना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया नोटिफिकेशन। 6 मंथ्स का एप्लीकेबल है हमारे ऊपर। जो 6 महीने पहले तक की, तो आपका एग्जाम कब लगेगा? दिसंबर में, तो दिसंबर से 6 महीने पहले तक का जितना भी नोटिफिकेशन आया हुआ होगा वो सब आप पे एप्लीकेबल होगा, और हम अमेंडेड ही पढ़ेंगे। जैसे कोविड का टाइम था, कोविड में बीच में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाने पड़े थे, इजीली लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, बहुत कुछ चीजें आई थी, हेल्थ के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस देनी पड़ी थी, तो वो सब बीच में कैसे लेके आए? नोटिफिकेशंस के थ्रू। नेक्स्ट है सर्क्यूलर। सर्क्यूलर हमारे काम का तो है, पर आपके घर वालों के काम का नहीं है। अब हमारे काम का क्यों हुआ? क्योंकि तुम आगे जाकर के किसी की रिटर्न फाइल करोगे, तुम प्रोफेशनल बनोगे, तो सर्क्यूलर अपने काम का तो है, पर आम आदमी के काम का नहीं है। तुम आम नहीं हो, तुम खास हो। ठीक है, सर्क्यूलर के अंदर क्लैरिफिकेशन होती है, और ये क्लैरिफिकेशन किसके लिए होती है? डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट को किसी चीज में कंफ्यूजन हो जाए, मान लो जैसे सपोज आज अपन डीसीसी की बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट को किसी चीज में कंफ्यूजन हो जाए तो उसके लिए इशू किया जाएगा सर्कुलर। ओवरऑल सबको किसी चीज में कंफ्यूजन है तो उसके लिए इशू करी जाएगी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सब पे बाइंडिंग होती है, असेसी के ऊपर भी और अदर्स के ऊपर भी। असेसी मतलब जिसको टैक्स पे करना है। तैयार ही रहते हो हथियार लेकर के, कोई नया शब्द बोले और भें। नहीं नहीं, एकदम सही है। देखो, डाउट्स आप डीटी के जैसे ही कोई भी डाउट मन में आए ना वैसे ही कर लो, और इसके अलावा डाउट सेशन तो अपना होगा ही हर चैप्टर के बाद में। सेम जैसा पहले पढ़ता है वो वैसा ही पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म हुआ, डाउट सेशन, टेस्ट, सारा तरीका सेम रहेगा। तो सर्कुलर्स आपका असेसी पे बाइंडिंग नहीं होता है, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है। डिपार्टमेंट का मतलब सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। एंड जुडिशियल डिसीजंस सिंपली कोई भी मैटर, मान लो कोई मैटर ना नोटिफिकेशन के थ्रू आपको क्लियर हुआ ना सर्कुलर के थ्रू आपको क्लियर हुआ, आप उस मैटर को कहां लेकर के जाओगे? कोर्ट में लेकर के जाओगे। कोर्ट ने उस मैटर के ऊपर जो भी डिसीजन दिया है ना, जिसे हम बोलते हैं केस लॉज, वो सब होते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जो भी डिसीजन आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के दिए हुए रहते हैं। ओके, क्या पढ़ा अभी तक? सिद्धांत। अभी तक का क्या पढ़ा? किसे कहते हैं? हाँ, क्लैरिटी अबाउट, तो मतलब इसका मतलब तो ये होगा कि नोटिफिकेशन के बाद ही सर्कुलर आएगा, ऐसा? बिना नोटिफिकेशन सर्कुलर नहीं आ सकता?
सर्कुलर नोटिफिकेशन की क्लैरिटी के लिए नहीं होता है, सर्कुलर होता है एक्ट की क्लैरिटी के लिए। एक्ट में कोई लाइन लिखी हुई है, वो आपको नहीं समझ आ रही है क्योंकि बेयर एक्ट होता है। यहां तो तुम्हें जो टीचर होता है वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, वरना एक्ट क्या तुम नहीं पढ़ सकते? क्या तुम भी तो पढ़ सकते हो? 10,000 की छूट मिलेगी, 50,000 की मिलेगी, 5% लगाना, ये काम तुम भी कर सकते हो। बट तुम क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि ये सब लिखा कैसे रहता है? बेयर एक्ट की फॉर्म में। और बेयर एक्ट को पढ़ना अभी इस उम्र में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो सर्कुलर होता है क्लैरिफिकेशन, सिंपली क्लैरिफिकेशन, नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन नहीं है ना विशाल? क्या था अभी तक एक बार? सेम क्या? बताओ। क्या होता है? हाँ तुम तो बोलो। तो इसने क्या कहा? अच्छा, नोटिफिकेशन क्या होती है परीक्षा? दिया सर्कुलर्स। ऐसा तुम्हें मिलेगा सर्कुलर आकर के? नॉट ओनली प्रोफेशनल्स, हाँ डिपार्टमेंट के लिए इशू होता है जनरली। क्या होता है ये? सर्कुलर्स होता है, एक्सेस तो सब कर सकते हैं पर हमारे काम का ही नहीं है वो। सर्कुलर किसके लिए इशू होता है? डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन के लिए, कि तुम्हें आपस में अपना इंटरनली कोई समस्या आई है टैक्स को समझने में, तो उसको हम समझाएंगे सर्कुलर के थ्रू। क्लियर सबको? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट। हम्म, हाँ, अगर किसी को मान लो समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को कि भाई किसी को लॉ समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है, या इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक्ट के अंदर बहुत लूप होल्स हैं, एक्सेस में लूप होल्स हैं, इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो, और उससे भी ज्यादा है जीएसटी के अंदर, हद से ज्यादा। मतलब हम इतनी आसानी से अपने टैक्स को बचा सकते हैं, चोरी नहीं बोला मैंने, बचा सकते हैं, चोरी नहीं करनी है। ठीक है, टैक्स प्लानिंग करके हम इतनी आसानी से अपना टैक्स कम कर सकते हैं, और इनफैक्ट जो आप सैलरीड बनोगे ना, वो तो बहुत ही कम टैक्स देना होगा आपको। तो तुम्हें तो माताफोड़ी नहीं करनी, बिजनेस में जाओगे तो माताफोड़ी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में कहां जगह दी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आदित्य? आदित्य चौहान, पहले बना था? कब पहले? कितना पहले? 1 साल पहले? नहीं नहीं, ईयर नहीं पूछ रही मैं, क्या बात कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तुम उसे और कंफ्यूज कर दो, वो याद करने की कोशिश भी करे तो कंफ्यूज कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक इंसान को किस तरीके से काम करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गए तो जेल के अंदर जाओगे, पनिशमेंट मिलेगी। अब वो कुछ भी हो सकती है, तुम पे फाइन भी लग सकता है, तुम जेल भी जा सकते हो, दोनों भी हो सकता है। फांसी, हाँ, उम्र कैद की सजा हो सकती है, फांसी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा सीरियस नहीं होना है अभिनव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने देखो क्या बोला है हमारे,
कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अभी लीजा का मन करे मैं भाविका 10 लाख रुपए कमा रही है, मैं उससे जाकर के टैक्स लेके आ जाऊं, लीजा कर सकती है क्या? क्यों? लीजा कर सकती है क्या? ऐसे कैसे कर सकती है? उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन ने बोली है कि कोई भी टैक्स ना तो आप लेवी कर सकते हो किसी के ऊपर और ना ही कलेक्ट कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप एक अथॉरिटी हो लॉ की। और लॉ की वो अथॉरिटी कौन है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब इसके अंदर जाते कैसे हैं? एसएससी का एग्जाम दे करके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करके एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सबसे पहले तो पोस्ट मिलती है, उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता रहता है धीरे धीरे। तो अगर किसी को जाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, रेड वगैरह मारनी है, अजय देवगन की मूवी देखी है रेड, तो वो क्या होता है उसके अंदर? अजय देवगन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। हाँ, वो दोनों होता है, 10+2 भी होता है, ये वाला सीजीएल होता है, एसएससी सीजीएल। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 265 के अंदर आपके डायरेक्ट टैक्स की बात करिए। इनडायरेक्ट टैक्स की कौन से आर्टिकल में करिए? 265। श्योर? डायरेक्ट टैक्स की बात करिए आपके आर्टिकल नंबर 265 के अंदर, और उस आर्टिकल 265 के भी कौन से स्केड्यूल के अंदर? स्केड्यूल 7th। अभी तक केवल इतना लिखना, आगे का मत लिखना। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं, उसमें 7 स्केड्यूल के अंदर आर्टिकल 265 में आपके डायरेक्ट टैक्स की बात करिए। ठीक है। अब मेन मुद्दा तो ये आता है, डायरेक्ट टैक्स कौन लेगा? दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना? पंचायत की बात मत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसके पास जाएगा टैक्स, इनकम टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। हाँ, काव्या किसी और को दे रही है। ये इतना ऑब्वियस होकर के कैसे बोल रहे हो? इनकम टैक्स तो सेंटर के पास ही जाएगा। बिल्कुल, इनकम टैक्स जो है वो किसके पास जाता है? सेंटर के पास। आपके पास 3 तरीके की लिस्ट होती है, सेंटर मतलब यूनियन, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर्स होते हैं वो किसके होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब मोदी जी के। स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर होते हैं वो किसके हैं? शर्मा जी। अरे मुझे याद नहीं रहेगा, बीजेपी ऑफिस के जस्ट एक गली अंदर रहती हूँ मैं। पूरे इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं भजन लाल शर्मा जी के। हाँ हाँ, शक्ल भी आता है मुझे तो। अभी इधर आकर के क्लास लेने लग जाए ना डीटी की, मैं पहले पहचान जाऊं। क्या पता उन्हें इनकम टैक्स पढ़ लो। और थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब लिखो।
यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री के अंदर बात करी है? एंट्री नंबर 82। देखो इतना क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये सारी चीज आपके एमसीक्यू में आ सकती है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा स्केड्यूल, कौन सी एंट्री, हर लिस्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर बहुत सारे मैटर्स दे रखे हैं, जैसे मान लो डिफेंस का मैटर है, वो भी किसी ना किसी एंट्री में डिस्कस हुआ है। तो ये एंट्री का मतलब वो नंबर, कि एंट्री नंबर 82 में ही यूनियन लिस्ट में ये बोला गया है कि टैक्स कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। डिफेंस किसका मैटर है? बिल्कुल। एग्रीकल्चर किसका मैटर है? तो एग्रीकल्चर पे टैक्स भी कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। वो एंट्री नंबर 46 के अंदर बोला है स्टेट लिस्ट की। एमसीक्यू पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसलिए पढ़ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी पे, हाँ यूनियन टेरिटरी पे सेंट्रल जाता है। कौन सी एंट्री? वीजा कौन सी एंट्री मारनी है तुम्हें? जर्नल एंट्री? अभी यही चीज बताया मैंने। एंट्री का मतलब होता है अलग अलग मैटर्स लिखे हुए हैं पूरी यूनियन लिस्ट के अंदर, हर मैटर को एंट्री से डिनोट करते हैं हम। जैसे मैंने डिफेंस का मैटर बोला, अब वो डिफेंस कौन सी एंट्री में है ये मुझे नहीं पता, देखो, क्योंकि डिफेंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कौन सी एंट्री से है? एंट्री नंबर 82 में बोला है कि टैक्स विल बी कलेक्टेड ऑन इनकम एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। यूनियन लिस्ट में ही ये बात कर दी कि हम टैक्स कलेक्ट करेंगे आपकी इनकम के ऊपर, लेकिन कौन सी इनकम पे नहीं करेंगे? एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं करेंगे। तो फिर एग्रीकल्चर पे कौन करेगा? स्टेट बचा तो स्टेट करेगा। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी। तो उसमें कौन जाएगा? अभी उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, एग्रीकल्चर के अलावा आपकी कोई भी इनकम है वो पूरे मोदी जी लेकर के जाएंगे, सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मान लो तुम आज इनकम अर्न कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी की इनकम है, ठीक है, तुम खेती बाड़ी नहीं कर रहे, तुम्हारी सैलरी की इनकम है, सैलरी से तुमने अर्न करा 14 लाख। अब इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता है वो सारा किसको डिपॉजिट होएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। मोदी जी के अकाउंट में नहीं, सरकार का अपना अलग अकाउंट होता है। बहुत सारे फंड्स होते हैं, 3 तरीके के फंड्स बना रखे हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर जाता है सब। ये तुम पढ़ोगे फाइनल लेवल की सीएफआर के अंदर। गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई में, बिल्कुल, आरबीआई ही कस्टोडियन है, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई अपना एक्ट के बारे में, कि एक्ट क्या है, कहां पर ये एक्ट मेंशन है, सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड क्या था? टैक्स। ऐसे रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, जैसे फैक्टोरियल सॉल्व करते थे ना। नहीं नहीं, वो देखो, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा समझ जाओ कि वो डीटी है, कोई बात नहीं। टैक्स की डेफिनेशन लिखो आप सबसे पहले। इट इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इट इज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन imposed by गवर्नमेंट। सबसे प्रॉपर डेफिनेशन, जिसके अंदर कोई भी डिस्कशन फर्दर नहीं हो सकता, नो एक्सटॉर्शन, नथिंग, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है ये आपका। ये अच्छी डेफिनेशन है। नहीं, उसको काटो मत, उसको रखो आईडीटी के लिए। अरे डेफिनेशन तुमसे लिखने को कभी नहीं पूछा जाता है।
बट एक बेसिक अगर तुम जनरल कॉमन सेंस लगाओ तो जो टैक्स होता है वो आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, आपको पे करना है। तुमसे आकर के फिरौती नहीं मांगेंगे वो, ये तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, तुम्हें पे करना है जाकर के। तुम्हें अपनी रिटर्न खुद फाइल करनी है। जो पूरा असेसमेंट होता है वो सेल्फ असेसमेंट होता है। अपनी इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह सब कुछ तुम्हें खुद कंप्यूट करना होता है। इट इज अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन imposed by गवर्नमेंट। कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं? 2। 50-50 नंबर के। पहले 100 नंबर के दोनों होते थे। डीटी फर्स्ट ग्रुप में आता था, आईडीटी सेकंड ग्रुप में आता था। अब दोनों को उठा करके फर्स्ट ग्रुप में ले आए। तुम्हारे लिए एक एडवांटेज भी है ये और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि 50 नंबर में वो पूरा डीटी पढ़ना है जो पहले के लोग 100 नंबर में पढ़ते थे। पहले 22 सिलेबस से पहले सिलेबस कुछ कम नहीं हुआ है, मार्क्स कम कर दिए। हाँ, उनको वैसा ही मिलेगा, बट 2016 सिलेबस का ये आखिरी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। और तुम नहीं ले सकते क्योंकि तुमने फाउंडेशन 22 सिलेबस से करा है। आप लोगों में से कोई भी 16 सिलेबस नहीं ले सकता, आप सब 22 सिलेबस के अंदर ही जाओगे। 100 नंबर रिप्लेस कैसे हुए? नया सब्जेक्ट लेकर के आए ना आपका एमए मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वो पहले नहीं था। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जो आप पढ़ते हो वो पहले नहीं था, वो नया सब्जेक्ट लेकर के आए। इजी है। जो आप इधर एफएम पढ़ोगे ना, एफएम के ही काफी टॉपिक्स है उसके अंदर, जैसे रेशियो है, कैपिटल बजटिंग वगैरह है, सारा वही है। मार्जिनल कॉस्टिंग भी उसके अंदर थोड़ी सी आ जाती है। सब इजी है। देखो, इंटर लेवल पास करना इजी है अगर तुम पढ़ते हो तो, बिना इधर उधर फालतू का दिमाग चलाए। अपने दिमाग को केवल और केवल पढ़ाई में लगाओ, बहुत जरूरी है। और सबसे एक मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा और पढ़ाने से ज्यादा जरूरी होती है गाइडेंस। पढ़ाई सब जगह तुम्हें मिलेगी, हर जगह तुम्हें सिलेबस कराया जाएगा, यही सब कुछ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, या जीएसटी क्या होती है, या अरे तुम लिखो लो। सब कुछ बताया जाएगा हर जगह। इनफैक्ट ये सब कुछ तुम्हें यूट्यूब पर भी 100% मिल जाएगा, 100%। पूरा पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है गाइडेंस, कि तुम जब लास्ट में जाकर के 3 महीने 4 महीने बाद जाकर के जब तुम्हारा दिमाग इधर उधर हिलेगा ना, कि मैं बोथ ग्रुप करूं, कि मैं सिंगल ग्रुप करूं, या मैं कुछ भी नहीं दूं, उस समय पे जो गाइडेंस मिलेगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो केवल उस गाइडेंस को देखना तुम। हमें क्योंकि नहीं मिलती थी इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस पता है, क्योंकि सीएमए इतना करते ही नहीं थे ना लोग। अभी तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, पता ही नहीं था लोगों को। बोथ ग्रुप देना, सिंगल मर्जी है जो दो। तो सबसे पहले, हाँ डीजी सर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो आपकी इनकम पे लेवी होता है। डायरेक्ट, तुमने इनकम कमाई, आदित्य ने इनकम कमाई, आदित्य की ही इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। आदित्य इनकम कमा रहा है, टैक्स सिद्धांत दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होएगा। ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आदित्य जो है वो बर्डन क्या नहीं कर सकता? शिफ्ट नहीं कर सकता। आप डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? बर्डन शिफ्ट हो जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मीनल कोलगेट लेने गई है, दंत कांति, कोलगेट चला देते हैं ना। अभी
मान लेते हैं कि ये कोलगेट है ना 35 रुपए का आ रहा है, 35 है ना अप्रोक्सीमेट, इसमें नमक नहीं है, 35 रुपीज का आता है अप्रोक्स। ठीक है, ये 35 जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, एमआरपी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है एमआरपी, इसके अंदर सारे टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं। अभी ये कोलगेट जो बेच रहा है ना, ये है मीनल की कॉलोनी की कोई ए अंकल, ठीक है, मिस्टर ए ने पूरी दुकान से है ना, सपोज फॉर एग्जांपल 1 महीने के अंदर कमाई करी 2 लाख रुपए सपोज, ठीक है। गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को बोला कि इस पे भी तुम इनकम टैक्स दो, और ये भी तो तुमने बेचा है ना, इसके ऊपर भी टैक्स दो। 35 रुपए का भी तो तुमने सामान बेचा है ना, उस 35 रुपए के ऊपर भी टैक्स दो, और इस 2 लाख के ऊपर भी क्या दो, टैक्स दो। गड़बड़ नहीं लग रही, गड़बड़ लग रही है ना बहुत ज्यादा बात। बिल्कुल, ये जो 35 रुपए हैं ये क्या हो जाएगा, इस 2 लाख के अंदर इंक्लूडेड है, और इसी वजह से दोनों टैक्सेस को अलग कर दिया गया है। ये डीटी है और ये क्या है आपका, आईडीटी। मीनल की कॉलोनी वाले अंकल जी ने कोलगेट पे जो टैक्स लगना है उसका बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या कर दिया, ये बर्डन शिफ्ट कर दिया मीनल के ऊपर। अब उनकी जो इनकम है उस पे टैक्स उन्हीं को देना है, बट ये जो कोलगेट उन्होंने बेचा, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस जो उन्होंने दी ना, उस पे टैक्स किसने दिया, मीनल ने। नो डाउट डिपॉजिट उनको करवाना है, क्योंकि सरकार ये नहीं बोलेगी, जैसे मान लो अब कंज्यूमर तो तुम्हारे पास दिन के 2000 आते होंगे, 2000 लोगों से मैं जाकर के टैक्स कलेक्ट करती रहूं क्या। तुम हो प्रोड्यूसर, तुम ही क्या करो, मुझे टैक्स डिपॉजिट करवाओ जाकर के। यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अलग करा गया था। गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा 2 लाख की इनकम है, रिसिप्ट्स होती है, इंक्वायरी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तुम टैक्स की चोरी की बात कर रहे हो, टैक्स की चोरी भी करी जाती है, लेकिन अगर कभी डिपार्टमेंट ने देख लिया, नो डाउट बहुत बार चोरी होती है। एक सेकंड रुको, देखो लगता है 200% के साथ साथ में इंटरेस्ट अलग लगता है। कंज्यूमर टैक्स नहीं दे मतलब 35 रुपए का कोलगेट 30 रुपए में लेकर के आए। शॉपकीपर जो है वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। अगर हम शॉपकीपर्स के बारे में बात करें, देखो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हो तो वो अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, ठीक है। वो जीएसटी रिटर्न में अपना टैक्स देगा और तुम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दोगे। चलो ठीक है, फालतू का डिस्कशन नहीं, इधर आ जाओ। बैड डेट्स के ऊपर भी पूरा प्रोविजन है। देखो अलग अलग हेड्स होते हैं, सैलरी में आपका कोई बैड डेट हो नहीं सकता, बैड डेट होता है बिजनेस के अंदर जाकर के। अब वो बैड डेट किससे रिलेटेड है वो डिपेंड करता है। तो ये बिजनेस चला गया ना, बिजनेस में चला गया। मान लो मैंने कोई बिजनेस कर रही हूँ, है ना, मैं आज जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरा बैटरीज का बिजनेस है, मैंने उधार पे दिया सामान, क्योंकि चलता है ये मार्केट के अंदर 2 से 3 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, आप अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हो क्रेडिट पीरियड। मैंने क्रेडिट पे दिया, वो नहीं आया, बैड डेट्स हो गया। इस बैड डेट्स की मुझे डिडक्शन मिलेगी इनकम टैक्स के अंदर, हाँ मिलती है, उसका मामला ही नहीं है। अरे प्रोडक्ट बेचा कहाँ, प्रोडक्ट बिका ही तो नहीं, वो उधार पे लेके गया है, तो मेरी इनकम नहीं हुई ना। अगर वो मुझसे बैटरी लेकर के जाता तो मेरी इनकम होती, उस इनकम के ऊपर मैं क्या देती, इनकम टैक्स देती, तो डिडक्शन भी कहाँ मिलेगी, इनकम टैक्स के अंदर। वो जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मैं खरीद के लाई बैटरीज, उस बैटरी पे मुझे आईटीसी मिल जाता है। आगे पढ़ोगे सारी चीजें।
इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर देते हो। डायरेक्ट टैक्स में ओनली एंड ओनली कौन सा टैक्स आता है अब? इनकम टैक्स, बस। और इनडायरेक्ट के अंदर जीएसटी एंड कस्टम्स, वेल्थ टैक्स, ये टैक्स फलाना सर्विस वगैरह सबको सबस्यूम करके क्या कर दिया? जीएसटी बना दिया। प्रोग्रेसिव इन नेचर, इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का है और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का है। वाई? क्या होता है प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव? तो उसको रिग्रेसिव क्यों बोला? ऐसे क्या सींग मारता है? जितनी इनकम कम है उतना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। हाँ भी लीजा, देखो प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये होता है, आज आपकी इनकम मान लेते हैं अपन, प्रेक्षा की इनकम है 10 लाख और भाविका की इनकम है 8 लाख सपोज। तो प्रेक्षा जो है वो 10 लाख के स्लैब में जाएगी और भाविका जो है वो 8 लाख के हिसाब से उतनी रेट पर अपना इनकम टैक्स भरेगी। अब ये दोनों ही कोलगेट लेने गई, दोनों को ही 35 रुपए देने पड़ेंगे ना। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या है? आपका रिग्रेसिव नेचर का है। आप कितना कमा रहे हो? आप 100 रुपए कमा रहे हो तो भी आपको उतना ही टैक्स पे करना है, और आप लाख रुपए कमा रहे हो तो भी आपको उतना ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जितना भाविका का बिल आएगा या जितना प्रेक्षा का बिल आएगा, इनको अपने रिस्पेक्टिव बिल्स देने हैं, है ना। उसको कम बम थोड़ी ना करवा सकती है। भाई भाविका बोलेगी मेरी इनकम, भाई मेरे को इस साल ना 2 लाख रुपए कम मिले हैं, मेरे से कम लो तुम टैक्स, नहीं कर सकती है ऐसा। तो ये रिग्रेसिव नेचर का होता है, ये आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता। तुम कितना कमा रहे हो उससे इनडायरेक्ट टैक्स को कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर। हाँ सही बोला तुमने। और जो डायरेक्ट है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। कोई इंसान अगर 2.5 लाख कमा रहा है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना, कोई 5 लाख कमा रहा है तो उसे कम रेट से टैक्स देना है एज कंपेयर टू उससे जो 1 करोड़ कमा रहा है। 10 लाख, 10 लाख एंड अबव बोल देते हैं। फिर अलग अलग है, 2 रिजीम्स होते हैं, एक ओल्ड रिजीम है एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में 115 BAC। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको प्लीज कल रिवाइज करके आना, क्योंकि कल से चार्जिंग सेक्शन होएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्जिंग सेक्शन।